तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के स्टार्टिंग में यूलिसस कह रहा होता है तो ये ड्यूक योवेल्डे की रिंग है। योडल कहती है, मैंने सुना है कि जो एम्पायर से आदमी था उसने सुसाइड कमिट कर लिया है, क्योंकि हम लोग उससे कन्फेशन करवाने में फेल हो चुके हैं, इसलिए एक एविडेंस के रूप में काम कर सकता है। यूलिसस कहता है, हाँ, यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त सबूत प्रदान करेगा, लेकिन मेरे द्वारा आपके पिता की कोई वस्तु ले लेने से इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है फादर योडेल। उसकी बात सुनकर योडेल मन ही मन कहती है, वो शायद यह पूछ रहे होंगे कि क्या उनके द्वारा हाउस यूवोहिल्डे के भ्रष्टाचार को उजागर करना सही होगा। वह मुझसे यह पूछकर भी मेरी परीक्षा ले रहा है कि। और फिर कहती है, हाँ, मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि मैं इस घटना में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं था, इसलिए आप इसे रख सकते हैं, और ताकि दोबारा से होली किंगडम में कोई भी घुसपैठ ना कर सके। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी यूलिसस उसे रोकते हुए कहता है, इससे पहले तुम यहाँ से जाओ, ये ले लो। और उसकी तरफ वह एक पोटली फेंक देता है, जिसे यूडिल कैच कर लेती है। तभी यूलिसस कहता है, क्योंकि तुम्हारा उत्सव में जाने का बहुत ज्यादा मन था तो तुम इसे रख लो, यह तुम्हारे उत्सव का आनंद लेने में मदद करेगा। योडल वो पोटली देखते हुए कहती है, ये क्या है। और जैसे ही वह पोटली खोलती है उसकी आंखें चमक जाती हैं। अब वो चिल्लाते हुए कहती है, 100 गोल्ड, 100 सोने के सिक्के, ये तो एक घर के बराबर है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक प्रिस्ट को देखते हैं जो वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। फिर वह व्यक्ति उस चमकती हुई चीज को उठाता है और कहता है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता, इसे झाड़ियों के पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर लिखे योडेल के नाम पर जाता है और वो कहता है, ओह, तो ये फादर योडेल का है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि फादर योडेल ने इतनी महंगी चीज को ऐसे ही फेंक दिया। और शायद किसी ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वह उनसे चलते थे। अगर फादरी अपने आप को ठेस पहुंचाते हैं तो वे कभी कभी अपना सामान छुपा लेते हैं। मुझे इसे वापस वहीं रखना होगा जहां इसे होना चाहिए। और फिर वो प्रीस्ट सामने जा रहे एक प्रीस्ट को बुलाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, क्या आप इसे फादर योडल के रूम में रख देंगे। यह सुनकर वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है और फिर वो हंसते हुए कहता है, और उन्हें यह मत बताना कि यह मुझे मिल गया था, क्योंकि अच्छे काम हमें छुपा कर करने चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति उसके सामने झुकता है और कहता है, मैं समझ गया। और फिर वो व्यक्ति उस बॉक्स को ले जाकर योडल के रूम में रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर योडल को देखते हैं जो कह रही होती है, लाई एंड ह्यू मुझे जल्दी ही फेस्टिवल में ले जाने के लिए आएंगे। और हम देखते हैं कि योडल बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और वो कहती है, क्योंकि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं और चूंकि आज सभी पुजारी आजादी से घूम सकते हैं, इसके लिए यह पोशाक ठीक होनी चाहिए, क्यों, है ना। ओह ठीक है, मुझे भी अपना वस्त्र ले जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है। तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उस बॉक्स में से ब्लैक ब्लैक स्मोक निकलने लगता है जो कि पूरे कमरे में होने लगता है। तभी अचानक से योडल को कुछ फील होता है और वो वहीं पर रुक जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरा भेस बदलने का जादू खुल गया? लेकिन मैंने तो अपनी अंगूठी पहनी हुई है अभी भी, ये कैसे हो सकता है। तभी हिस्टेरॉन और लेओस दोनों ही योडल के दरवाजे के सामने आकर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहते हैं, डेल, हम आ गए, चलो चले, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ये सुनकर तो हमारी योडल बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, क्या मुझे क्या करना चाहिए अब। अगर वे मुझे इस तरीके से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक औरत हूँ। और इतना कहकर वो अपने आप को चादर में छुपाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि बर्फीले पहाड़ों से वापस आने के बाद मुझे सर्दी लग गई है और मुझे लगता है कि मुझे घर में रुकना चाहिए और आराम करना चाहिए। इतना सुनकर तो वो दोनों और जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं और हिस्टेरॉन कहता है, अरे नहीं, डल मर रहा है, तुम तो एक बूढ़े दादाजी जैसे लग रहे हो और बहुत ज्यादा सीरियस भी हो। तभी लियोस कहता है, फादर योडेल, आप यह बात अपने तक नहीं रख सकते और हम आपके लिए जाकर कुछ दवाइयाँ लेकर आएंगे। और उन लोगों की ऐसी बात सुनकर योडेल अंदर से ही कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ जुकाम हुआ है और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, मुझे माफ करना। ले एंड हियो, तुम दोनों चिंता मत करो और जाओ जाके मजे करो। यह सुनकर तो वो दोनों अपने आप एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर लियास कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए और दर्द में लगते हैं, इसलिए हम आपको रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए तो कृपया करके हमें बुला लीजिएगा फादर योडेल। ये सुनकर यूडल कहती है, थैंक गॉड, फाइनली वो चले गए। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्या मेरा जादू अचानक से टूट गया? क्या किसी ने मेरे साथ चाल चली है? मुझे क्या करना चाहिए? अगर पोप यूलिसस को पता चल गया कि मैं एक औरत हूँ, और वो यूलिसस की बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी इमेज को इमेजिन करती है। वह इतना सोच ही रही थी कि तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और योडल चौंक कर उधर साइड देखती है।
और वहां से मर्सलीना अंदर आते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये दरवाजा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और मर्सिलेना को देखकर यूडल कहती है, क्या कार्डिनल मर्सलीना आप यहाँ? मर्सिलेना कहती है कि मुझसे वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, तब मैंने थोड़ा जोर लगाया और वह टूट गया। उसकी ये बात सुनकर योडल मनी मन कहती है, वह यहाँ क्या कर रही है? और हम देखते हैं मर्सलीना के साथ तो फ्लो भी होता है और वो बड़े प्यार से योडल को कहता है, क्यों? तभी योडल कहती है, फ्लो तुम यहाँ? वहीं मर्सलीना उस टूटे हुए दरवाजे को उठाकर वहां से ले जाते हुए कहती है, ये डिवाइन बीस्ट मेरे पास आया और मुझसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहने लगा। और वो वहीं पर किसी चीज को साफ करते हुए कहती है, और तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस योडल? और ये बात सुनकर तो योडल वहीं पर जम जाती है। उसे तो बड़ा झटका लगता है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं एक औरत हूँ। योडल कहती है कि आपको पहले से पता था कि मैंने सबको मूर्ख बनाया? तब मर्सलीना मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि चीज़ों को जल्दी समझ लेना ही यही एक कारण था कि मैं इतनी कम उम्र में एक हॉल की हेड बन गई। इसके अलावा मेरी विशेषता शरीर में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों की है। दरअसल जब मैंने आपके पेट में ऐंठन देखी तो मुझे लगा कि आप एक महिला हैं। और फिर वह योडल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डरो मत, मुझे नहीं लगता कि हिज हॉलीनेस को मासिक धर्म के बारे में कुछ पता है और उन्हें इस बारे में शक हुआ होगा। तब योडल मनी मन कहती है, शुक्र है कि इस जोड़ी के जरिए आंतरिक अंगों के दर्द का एहसास नहीं होता है। आपका राज कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको बाहर निकाला जा सकता है। आपने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला है, जिसकी वजह से लोग इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं करेंगे। और मर्सलीना की बात सुनकर योडल कहती है, कार्डिनल मर्सलीना सही कह रही हैं। सभी लोगों को मूर्ख बनाना ये एक सीरियस क्राइम है। तभी मर्सलीना कहती है, खैर शायद इसलिए मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी आंखें पहले जितनी अच्छी नहीं रही। और फिर वो योडल की तरफ आंख मारते हुए कहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए चीजें याद रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उच्च पदस्थ अधिकारियों से निपटना हिज हॉलीनेस के अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना मुंह बंद करके और आंखें बंद करके रखना होगा। तो उसकी बात सुनकर योडल कहती है, तो आपका क्या मतलब है? आप कहना चाहते हैं कि आप मुझे अभी बाहर नहीं निकालेंगे? तब मर्सिना कहती है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं आपका राज अपने पास रखूंगी मिस योडल, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब योडल मर्सिना से कहती है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अब तक क्या हुआ। मैंने अपनी यादों के आधार पर मर्सिना को वह सब कुछ बताया कि मैं पुरुषों की तरह क्यों कपड़े पहनती हूँ, और इसमें मेरे अंगूठे का राज और यह तथ्य भी शामिल था कि मैं अपने जुड़वा भाई के स्थान पर जी रही हूँ। मर्सलीना कहती है, तो अब मैं समझ गई हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही थी मिस योडल। एक पादरी के रूप में एक लंबे कार्यकाल के दौरान मैंने आज तक कई सारे बुरे लोगों को देखा, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वह मेरी दृष्टि में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। मिस योडल, आप उत्सव में जाना चाहती थी, क्यों, है ना? तब योडल कहती है, ठीक है, लेकिन मैं अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं वहां जा सकूं, इसलिए मैं फिर कभी चली जाऊंगी। मर्सिना कहती है, मिस योडल, आपको पता है कि आप अपनी अंगूठी को अभी ठीक नहीं कर सकती, क्यों, है ना? इसलिए आप जो कर सकती हैं आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए। यह अंगूठी एक रिसर्च के लायक है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करूंगी। इसने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया। योडल कहती है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मर्सलीना मुस्कुराते हुए कहती है, आप इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, है ना? क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए ये वयस्कों का काम मुझे संभालने दो। मैं इसमें बहुत कुशल हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। योडल कहती है, लेकिन लोग अगर मुझे औरत की तरह देखे तब क्या होगा? मर्सलीना कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। ये बात सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े हिस्ट्रॉन के हाथ से सारी दवाइयां नीचे गिर जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सीन शिफ्ट होता है और हम हिस्ट्रॉन को लेओस के पास पेड़ पर बैठे हुए देखते हैं, जहां पर वो चिल्लाते हुए कहता है, वाह, डेल एक औरत है, वाह वाह, मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो चीजों को जल्दी समझ लेता हूँ, तो मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चला? लेओस, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? और हम बेचारे लेओस को देखते हैं, जो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक में था कि उसने ये क्या सुन लिया। और हिस्टोन कहता है, वह तो इससे पूरी तरीके से बाहर है, और अपना सर खुजाते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। हम यहाँ योडल के लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आए थे।
और दादी मर्सलीना के जाने के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि हम उसके कमरे में जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि हमें इतना बड़ा राज पता चल जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे धोखा मिला है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। लेओस, तुम भी तो कुछ कहो ना। और हमारा बेचारा लेओस तो अभी भी शौक में था। हमें हिज हॉलीनेस को इसे कैसे बताना चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में किस तरीके से रिपोर्ट करूं। मेरी अब तक की जांच के अनुसार मैंने पाया है कि हाउस योबोहिल्डे ब्रिकाल्ड एम्पायर का संस्थापक परिवार था और राज्य में जादूगर होने के लिए मशहूर था। वर्तमान ड्यूक योबोहिल्डे का एक बच्चा है, लेकिन अभी उनके बारे में एक अफवाह फैली हुई है जो अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि डचेस ने एक दशक पहले दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन अभी एक नैनी है जो इस अफवाह को सिद्ध कर सकती है, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार उसे बर्खास्त कर दिया गया था और उसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। योबोहेल्डे परिवार के जब भी जुड़वा बच्चों के बारे में बात होती है, तब इसे कुलीन परिवारों की अफवाह मानकर खारिज कर दिया जाता है। मुझे लगता है यह सच हो सकता है कि योडल के असली लिंग के बारे में पता चलने के बाद। ओहो, इस बात को जाने भी दो। यह बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हिज हॉलीनेस को इस बारे में कुछ भी पता होगा कि योडल के पास कोई ऐसा राज भी हो सकता है। उन्होंने तो हमें उसकी जांच का जिम्मा भी सौंप दिया। तभी लेओस कहता है, मुझे नहीं लगता कि हिज हॉलीनेस को इसके बारे में कुछ भी पता है। अगर उन्हें यह बात पता होती तो वह यह छुपाते नहीं। आखिरकार वह सोलमेट्स जो हैं। यह बात सुनकर लिस्टेरॉन कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लेओस कहते हैं, उसके पास असीम पवित्र शक्ति है। वह डिवाइन बीस्ट की देखभाल भी करती है। यद्यपि वह ब्रिकाल्ट एम्पायर से है, फिर भी होली स्टेट सभी का स्वागत करता है। इन सब के अलावा हिज हॉलीनेस विवाह करने के लिए अनिच्छुक हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए एक ढाल की आवश्यकता है। अगर हिज हॉलीनेस को पता होता कि योडल एक महिला है, तो वह अब तक इसे आधिकारिक तौर पर घोषित कर चुका होता कि वह जीवन साथी हैं। यह विवाह करने के लिए बड़ों के दबाव से बचने के लिए एक शानदार रणनीति होती। और ग्रैंडपा हेल इस बारे में चुप रहने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते, क्योंकि वह सबसे बड़े चिड़चिड़े हैं। और तो और वह योडल के पैर तो जमीन में पड़ने ही नहीं देता। क्या आप इस बारे में पूछ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वह यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और योडल को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाता रहता। लेकिन हिज हॉलीनेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसका अर्थ है कि हिज हॉलीनेस को नहीं पता है कि डेल एक औरत है, और अगर उन्हें यह पता भी है तो वह एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए सहमत नहीं हुए थे। तभी एस्टेरॉन कहता है, अरे नहीं, अब हम क्या करें, हमें रिपोर्ट करना भी चाहिए या नहीं। हायोरेल हमारी मास्टर है, लेकिन यह राज बहुत बड़ा है। हेस्टेरॉन इतना कह ही रहा था, तभी उसकी नजर पिलर के पीछे छुपी हुई योडल पर जाती है, जो एक लवादा उड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। और वहां से वो भाग रही होती है और उसको ऐसे भागते हुए लेओस और हेस्टेरॉन पेड़ के ऊपर बैठे हुए देख रहे थे। और वो दोनों कहते हैं, डेल, ये आखिरी राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो। ठीक है, अब हम इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम देखते हैं योडल को, जो बहुत ज्यादा खुश थी। सीन शिफ्ट होता है और हम फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। जगह जगह रोशनी ही रोशनी थी, कहीं खाना बिक रहा था तो कहीं फूल। और उस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे और शहर लोगों की भीड़ से भरा पड़ा हुआ था। और उस भीड़ में से सभी लोग एक साथ नारा लगाते हैं, पोप यूलिसेस। वो, उधर देखो, वो तो पोप यूलिसेस है ना। और हम देखते हैं यूलिसेस वहां से नीचे आ रहा था। और उन लोगों की बातें सुनकर यूलिसेस मुस्कुराते हुए सबकी तरफ हाथ हिलाता है और मुस्कुराता रहता है। तभी यूलिसेस की नजर एक आदमी की जेब में रखे हुए रुमाल पर जाती है और वह उसको देखते हुए कहता है, वह बेकार कपड़े का टुकड़ा। यह बात मुझे परेशान कर रही है। लेकिन तभी उस भीड़ में से उसे योडल की एनर्जी महसूस हो जाती है और वह कहता है, मैं फादर योडल की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। नहीं, मैं गलतफहमी में हूँ। इतनी बड़ी भीड़ में किसी व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वह व्यक्ति वैसे भी उसकी तरह नहीं दिखता। और हम योडल को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, और वो खुश होते हुए कहती है, हिज हॉलीनेस। और फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर योडल मर्सलीना से कह रही थी, क्या यह मेरे लिए सही होगा कि मैं इस तरीके से बाहर जाऊं? और मर्सलीना कहती है, आपका क्या मतलब है मिस योडल? और हम योडल को देखते हैं, जो घूम घूम के अपने आप को देख रही थी। मुझे तो बस एक छोटी सी एंजल दिखाई दे रही है,
क्या आप इसी के बारे में बात कर रही हैं? और फिर हम योडल को देखते हैं, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी मार्सेलिना योडल को गले से लगा लेती है और उसको पुचकारते हुए कहती है, यह तो तुम पर मेरी कल्पना से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कितना प्यारा है। अगर तुम हिज हॉलीनेस से टकरा भी जाओ तो वह भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप किसी खतरे भरी स्थिति में फंस जाते हैं तो मैंने आपके लवादे में जो चीज़ रखी है उसका इस्तेमाल करें और अपने आप को इतना ढककर मत रखें पूरे टाइम। याडल कहती है, लेकिन ज़रा रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। मर्सलीना कहती है, आप इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? चिंता मत करो और जितना चाहो उतना मजा लो, ठीक है? आपको समय समय पर जीवन का आनंद लेना सीखना चाहिए। याडल कहती है, योर एमिनेंस। वहीं मार्सेलिना मन ही मन कहती है, रुको, हिज हॉलीनेस ने मिस यॉडल को नियुक्त नहीं किया था? लगभग उसी समय जब उसने अपने जीवन साथी की ऊर्जा को महसूस किया था। मार्सेलिना इतना सोचकर उससे पूछती है, क्या किसी भी तरीके से हिज हॉलीनेस को पता है कि तुम एक महिला हो? यॉडल अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता। उसकी बात सुनकर मार्सेलिना कहती है, हाँ, तो मिस यॉडल हिज हॉलीनेस की सोलमेट नहीं है। क्या इसका मतलब है कि उसका कोई सोलमेट है और वह मिस यॉडल को भी अपने करीब रख रहा है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। वैसे मिस यॉडल, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपको किसी भी तरीके से हिज हॉलीनेस पसंद है? उसकी बात सुनकर यॉडल थोड़ा सोचती है और कहती है, "हम्म, हाँ।" वही मन ही मन कहती है, मैं नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि वह उन सभी अजीबो-गरीबो लोगों से बिल्कुल अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, जबकि हिज हॉलीनेस रन टेम्पल के स्वामी भी हैं। यह सुनकर मर्सलिना सोचती हुए कहती है, मैं देख सकती हूँ। तो अगर मिस यॉडल हिज हॉलीनेस की सोलमेट नहीं है, तो उनका प्यार आगे चलकर बढ़ सकता है और फिर उन्हें दुख पहुंचेगा। मैं उसकी प्यारी आंखों को आंसुओं से भरा हुआ नहीं देख सकती। इतना सोचकर वह यॉडल को गले लगा लेती है और कहती है, अंततः एक दिन पता ही चल जाएगा कि हिज हॉलीनेस का एक जीवन साथी है। वहीं बेचारी हमारी यॉडल कह रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और वहीं बेचारी मार्सलिना मन ही मन कहती है कि मैं इससे पहले उन्हें पता चले, मैं उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढूंगी। तो फिर इस संसार में हिज हॉलीनेस का जीवन साथी कौन है? और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लोग आ जा रहे थे और फेस्टिवल के मजे ले रहे थे और योडल उन सबको देख रही थी। और योडल बहुत ज्यादा खुश थी और खुश होते हुए कहती है, वाह, मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर कोई त्योहार का आनंद लेने में व्यस्त है। इसी खुशी में इधर उधर भाग दौड़ करते हुए वह एक व्यक्ति से टकरा जाती है और वह व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उस व्यक्ति को देखकर योडल मन ही मन कहती है, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैं इससे पहले देखी हूँ? और फिर कहती है, हाँ, मुझे याद आया, यह तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे अपने स्नैक्स शेयर किए थे जब मैं एक ट्रेनी प्रीस्ट थी। ओह नो, क्या उसने मुझे पहचान लिया? तभी वह व्यक्ति योडल से कहता है, क्या आप ठीक है मिस? क्या मैंने आपको हर्ट किया? ये बात सुनकर योडल टर्न होते हुए कहती है, अरे नहीं। और फिर वह उसके सामने झुककर वहां से जाते हुए कहता है, आज के खुशी वाले दिन सर्वशक्तिमान शायलों का आशीर्वाद आपके साथ रहे। और यह सुनकर तो योडल की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो मन ही मन कहती है, क्या उसने सच में मुझे नहीं पहचाना? और फिर खुशी से झूमते हुए वहां से जाने लगती है, कहती है, वाह। फिर वह झूमते झूमते हर एक स्टॉल में जाती है और कुछ न कुछ खरीदती है। वह फूड स्टॉल से जाकर फूड्स को टेस्ट करती है और ज्वेलरी स्टोर में जाकर ज्वेलरी को खरीदती है और खुश होते हुए कहती है, मैं कभी नहीं जानती थी कि दुनिया इतनी बड़ी भी हो सकती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी भीड़ पर जाती है, जो लोग यूलियस का नाम को जोर जोर से पुकार रहे थे। और उसका नाम सुनकर यॉडल भी उसी भीड़ में शामिल हो जाती है और उसको देखने लगती है। हाँ, ये तो हिज हॉलीनेस हैं। सब कोई उन्हें कितना प्यार करते हैं। तभी यूलियस की नज़र योडल की नज़रों से टकरा जाती है और ये देखकर योडल थोड़ी शॉक हो जाती है और वो कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हिज हॉलीनेस की नज़रें मुझसे टकराएं। इतना कहकर वह वहां से वापस मुड़ जाती है और वहां से जाते हुए कहती है, मैं इच्छा वृक्ष के पास जाऊंगी, इच्छा करूंगी और वापस घर लौट जाऊंगी। फिर हम यूलियस को देखते हैं, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था और वहां से जाने के लिए निकला था और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन
इस तरह का भीड़-भाड़ वाला दिन भेस बदलकर घूमने के लिए बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और यूलिसेस उन सब के बीच से निकल चुका था। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि आप इच्छा वृक्ष के लिए क्या लिखने जा रहे हैं। तब वह लड़की बोलती है यह एक सीक्रेट है। और फिर हमें नरेटर बताता है होली किंगडम में इच्छा वृक्ष के पास इच्छा मांगना यह एक परंपरा है। पेड़ लोगों की आशाओं, खुशियों और पोषण से भरपूर होता है। लोग कागज के एक टुकड़े पर अपनी इच्छा लिखते थे और उस कागज के टुकड़े को उस पेड़ पर बांध देते थे और फिर उस कागज के आधे टुकड़े को फाड़कर अपने पास रख लेते थे। और फिर अगले त्योहार पर लोग आए और अपनी पिछली इच्छा वाला कागज लाकर इच्छा वृक्ष के इच्छा से मिलान करे कि वह वृक्ष कितना बड़ा हो गया है और कितना सुंदर हो गया है। होली किंगडम में इतने सारे वृक्षों को होने का कारण यह है कि लोग वृक्ष को लगाते और फिर उन्होंने इसे जंगल में स्थानांतरित कर दिया। और फिर हम यूलिसेस को देखते हैं जो इच्छा वृक्ष के पास आ गया था और सामने की ओर ऊपर देख रहा था। और तभी उसे कुछ एहसास होता है। वह पीछे मुड़ता है और कहता है यह ऊर्जा तो। और हम तभी योडल को देखते हैं जो वहीं पर थी और वहीं पर चलकर आ रही होती है। और वो यूलिसेस को देखकर मन ही मन कहती है वो यूलिसेस। और फिर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है उसने मास्क पहना है लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये वही है। क्या होगा अगर वह मुझे भी पहचान ले। मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक मुझे पहचाना है। पर उसे याद आता है कि ग्रैंडमा मर्सलिना ने उसे क्या बताया था कि जब भी आप किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएं तब आपके क्लॉक पॉकेट में मैंने जो चीज़ रखी है उसका इस्तेमाल करें। ओहो, यह ठीक रहेगा। और हम देखते हैं वो तो एक मास्क होता है और वो कहती है योर एमिनेंस, यह मेरी कैसे मदद कर सकता है इमरजेंसी में। और फिर वह अपने फेस पर उस मास्क को लगाते हुए कहती है नहीं नहीं, कुछ ना होने से तो बेहतर कुछ होना ही है। मुझे साधारण रहने की एक्टिंग करनी होगी। साधारण रहो, साधारण रहो। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। वो वहां से जा ही रही थी तभी यूलिसेस उसे रोकते हुए कहता है एक मिनट रुको ब्राउन हेयर्ड मेडिकल प्रीस्ट। ये सुनकर यूडल शॉक हो जाती है और वहीं रुक जाती है और मन ही मन कहती है ब्राउन हेयर्ड मेडिकल प्रीस्ट क्या। मेडिकल प्रीस्ट रोब को देखती है अपने ऊपर और कहती है हाँ वो मुझसे ही बात कर रहा है। यूलिसेस कहता है आपने अपना वेस्ट पेपर नीचे गिरा दिया है। चिंता मत करिए इसमें जो कुछ भी लिखा है मैंने इसे नहीं पढ़ा है। और ये बात सुनकर यूडल कहती है थैंक यू। वो मुझे पहचान लेगा अगर उसने मेरी आवाज़ सुने। जाने भी तो वैसे मैंने अपना पेपर कब गिरा दिया। चूंकि उसने कहा कि उसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैं अपना पेपर लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर वह दौड़कर उसके पास आने लगती है और वो दौड़कर आ ही रही थी तभी उसका पैर मुड़ता है और वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ जिसके कारण से मेरे पैर जवाब दे गए। और वो तो सीधा यूलिसेस के सामने आकर गिरने लगती है और जाकर उसके बाहों में गिर जाती है। और ये देखकर तो यूलिसेस भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और योडल तो उसके गले से लगकर बहुत ज़्यादा ब्लश किए जा रही थी। और कुछ देर तक वो उसके ऐसे ही गले लगी रहती है और उन दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। और फिर यूलिसेस योडल की आंखों को नोटिस कर लेता है और कहता है रेड आईज। और उसकी आंखों को देखकर उसे योडल की याद आ जाती है और वह मन ही मन कहता है यह उससे कहीं ज़्यादा नाजुक दिखती है पर इसका कद और आकार देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। और फिर वह योडल से क्वेश्चन करते हुए कहता है तुम कौन हो, क्या तुम मुझे किसी भी तरीके से जानती हो। आमतौर पर किसी भी महिला का हाथ छूने से मुझे दाने निकल आते हैं लेकिन तुम्हें छूने पर मुझे किसी भी तरीके की असहजता और कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं। और मनी मन कहता है वह नन्हा सा चिकलिंगी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके छूने से मुझे कोई भी दाने नहीं होते। रुको, क्या तुम। वह इतना कहने ही वाला था कि तभी आसमान में आतिशबाजी होने लगती है और वह उसको देखने लगता है और इसका फायदा उठाकर योडल यूलिसेस को धक्का मार देती है और उसे छोड़कर वहां से भागने लगती है। और उसे भागता देखकर तो यूलिसेस वहीं खड़ा रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। और मनी मन कहता है मैं नहीं जानता कि हमारे पास इस लड़की के जैसा कोई मेडिकल प्रीस्ट भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे फिर मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें योडल को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और इधर उधर घूम रही थी। फिर थोड़ी हिम्मत कर कर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है गुड मॉर्निंग योर हॉलीनेस। और उसको इतना दूर खड़े हुए देखकर यूलिसेस कहता है आप इतने दूर खड़े हुए किस व्यक्ति के लिए खुश हैं। और ये बात सुनकर योडल कहती है दूर।
और वाकई में योडो काफी दूर थी और मनी मन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसे पता चल जाएगा कल क्या हुआ था और वो व्यक्ति मैं ही थी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। और ये सोच सोच कर तो योडल के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे थे। तब यूलिस उससे पूछता है क्या आपको कल का त्योहार अच्छा लगा। तब योडल कहती है नहीं, मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, यह बहुत ज्यादा शर्म की बात है। उसकी ये बात सुनकर यूलिस कुछ देर उसको घूरता है और कुछ ना कुछ सोचने लगता है। और वो याद करता है कि एक प्रीस्ट आकर यूलिस को बताया था फादर योडल फेस्टिवल को अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कोल्ड है। और फिर वो प्रीस्ट बता रही होती है कि मैंने उस प्रीस्ट को भी देखा जिसके बारे में आपने वर्णन किया था, लेकिन मुझे बताया गया कि कोई भी मेडिकल प्रीस्ट आपके बताए गए विवरण के अनुसार नहीं है। और यह सुनकर यूलिस सोच में पड़ जाता है और इसी सोच में उसके हाथ से इंक की बॉटल टकरा जाती है और उसका ढक्कन खुल जाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती और वो विंग पूरी तरह से नीचे फैल जाती है। जिसे देखकर योडल चिंता करते कहती है ओहो, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके पास ऐसे पूछने के लिए कुछ है? आपको डेस्क को स्याही के अंदर जाने से पहले ही पूछ लेना चाहिए। इतना कहकर वो वही रुमाल निकाल लेती है जो उसने यूलिसस के लिए बनाया था और उसे साफ करने लगती है। और ये चीज तो यूलिसस भी नोटिस कर लेता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है रुको, ये क्या है? ये सुनकर योडल डर जाती है और डरते हुए कहती है ये वही रुमाल है जो मैं आपको देने का प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे अच्छा मौका नहीं मिला कि मैं आपको दे सकूं। तब यूलिसस योडल से कहता है और ऐसा ना करने का और इसे मुझे ना देने का क्या कारण था? और फिर यूलिसस बहुत ज्यादा डरावना फेस बनाकर बोलता है तो तुम्हें लगा था कि मैं इसे फेंक दूंगा, है ना? और ये सुनकर तो योडल मनी मन कहती है इसे कैसे पता चल गया? फिर योडल उस रुमाल को यूलिसस को देते हुए कहती है मुझे उम्मीद थी कि यह ऐसी स्थिति में काम आएगा, कृपया इसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें। फिर यूलिसस उस रुमाल को लेते हुए कहता है तुमने मेरा गिफ्ट यूज किया, वो भी बिना मेरी परमिशन के, कितने बेरहम हो तुम। इतना कहकर वह उस रुमाल में बनी हुई एम्ब्रॉयडरी को देखने लगता है और कहता है कि उपहार के लिए इसमें की गई कढ़ाई बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी वह उस रुमाल को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहा था और कहता है कि काफी देर हो गई है लेकिन शुक्रिया। तब योडल खुश होते कहती है योर वेलकम योर हॉलीनेस। सीन शिफ्ट होता है और हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो फादर हेल से कह रहा था फादर हेल, आप कितने लंबे समय तक ऐसे ही निष्क्रिय रहने का और अपने काम को किसी और पर डालने का सोच रहे हैं? तब एल्डर हेल कहते हैं फादर जियोवानी, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ भी कहने के स्थिति में हैं क्योंकि आप अक्सर कतराते रहते हैं। मुझे पता है कि आपको जड़ी बूटियां पसंद हैं, लेकिन ये कितना अजीब है कि आप पूरे महाद्वीप में घूम घूम कर जड़ी बूटियों के एक गाइड बनाएं और उनको उसमें अंकित करें। और हमें नरेटर बताता है जियोवानी 3 कार्डिनल में से एक कार्डिनल है। तभी जियोवानी कहता है कि आप यहाँ पर बिना बताए आ गए हैं। हिज हॉलीनेस को अपना जीवन साथी मिल गया है, इसलिए हम कार्डिनल्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर एल्डर हिल कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है। और वो मनी मन कहते हैं प्यारे फादर यॉडल मेरे पसंदीदा छात्र हैं और मैंने उन्हें स्वीकार करने का फैसला किया है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो जब भी मैं अपने पसंदीदा शिशु नामों को अपने नोटबुक में देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। और फिर मनी मन रोते हुए कहता है कि मेरे द्वारा सुझाए गए हिज हॉलीनेस के बच्चों के नाम जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, उनके लिए मेरी मेहनत को कौन पहचानेगा? वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी जियोवानी फादर हेल से पूछता है क्या आपको पता चला कि उसके जीवन साथी का नाम क्या है? तब फादर हेल कहते हैं कि इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और अब मुझे चलना चाहिए। तभी जियोवानी कहता है खैर उन्हें क्रेयॉन के यूज के बारे में कैसे पता चला? एक प्रीस्ट जो डिवाइन बेस्ट का केयर टेकर है, उसे यह विचार आया, वह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वो योडल की तारीफ कर करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तब जियोवानी चाय का सिप लेते हुए कहता है वह ज़रूर स्कॉलर्स की फैमिली से होगा। तब एल्डर कहते हैं नहीं, वह ब्रिकार्ड साम्राज्य से है, उन बेवकूफ़ों से एक चमत्कार पैदा हुआ है। यह सुनकर तो जियोवानी कुछ नहीं बोलता और मनी मन कहता है कि ब्रिकार्ड साम्राज्य से एक प्रीस्ट, हाँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में योडल को देखते हैं जो शीशे के सामने खड़े होकर कह रही थी मेरे बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई कहता है फादर योडल, क्या मैं अंदर आ जाऊं और आपका बिस्तर बना सकती हूँ? तब योडल कहती है ओहो हाँ, अंदर आ जाओ। और मनी मन कहती है कि मैंने अब तक कोई नौकर नहीं रखा था और अपने सारे काम मैं खुद ही करती थी, इन केस कि उन्हें कहीं पता न चल जाए कि मैं एक औरत हूँ, जैसे कि पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, सारा काम करना। हालांकि एक दिन हिज हॉलीनेस ने
मुझे एक ऑर्डर दे दिया। उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा कि तुम्हारा ये शारीरिक श्रम मेरे इन चोटों का कारण है। और इसी प्रकार से यूलिसेस योडल को बहुत कुछ सुनाता है। और योडल झुकते हुए माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर हॉलीनेस। तब यूलिसेस कहता है कि अभी के अभी एक नौकर को हायर करो। और क्या तुम ये सारी चोटें देख सकते हो जो मेरे हाथ पर लगी हुई हैं? और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम योडल की सर्वेंट को देखते हैं, जिसे योडल कहती है, लाना, क्या आप अच्छे से सोए? तब लाना हंसते हुए कहती है, हाँ, आपका शुक्रिया पूछने के लिए। तब लाना कहती है कि आपने जो मुझे थैली दी थी उसकी वजह से इन दिनों मैं अच्छी नींद ले पा रही हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ और जब भी उठती हूँ तो तरोताज़ा फील करती हूँ। तब योडल कहती है कि मुझे खुशी हुई कि यह असरदार है। इस पाउच में फूलों की पंखुड़ियाँ हैं जो सोने में मदद करती हैं और राहत देती हैं। इतना कहकर वो टेबल पर रखी हुई दो चार पोटलियों को और देखती है और उन पाउच को लाना भी देख लेती है और कहती है, रुकिए, क्या हुआ है? तब योडल मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ, आपने कहा था कि आपके दोस्तों को भी तकलीफ होती है सोने में, इसलिए मैंने ये उनके लिए भी बनाया है, इसलिए कृपया इसे ले लीजिए। और ये बात तो सीधे लाना के दिल को छू जाती है और वो रोते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपको वह बात भी याद है जो मैंने गुजरते हुए कहा था। और फिर लाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह योडेल से कहती है, फादर योडेल, कृपया करके आप अपनी एक उंगली भी ना उठाइए, मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। तभी योडेल की नज़र लाना के हाथ में लिए हुए बांस पर जाती है और वह पूछती है, लाना, इन फूलों का नाम क्या है? तब लाना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा। क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये फ्लावर्स पहले गार्डन में उगाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है और ये बिना सनलाइट के भी उग जाते हैं। योडल कहती है, पहला बगीचा, क्या आप उसी बगीचे की बात कर रहे हैं जिसका प्रबंधन परिषद करते हैं? तब लाना कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहला बगीचा फादर जियोवानी के अंतर्गत आता है। वह इन दिनों फॉरेन अफेयर्स में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उन्हें पौधों में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। लाना की बात सुनकर योडल कहती है, वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग साउंड कर रहा है। तभी लाना थोड़ा रुकती है और कहती है, लेकिन वह, फिर वह रुक जाती है और कुछ नहीं कहती। वहीं योडल अपने मनी मन सोच रही थी, लेकिन इसका नाम कुछ सुना सुना लग रहा है किसी कारण से, या फिर यह मेरी एक इमेजिनेशन ही है बस। और नेक्स्ट सीन में हम योडल को खिड़की के पास खड़े होकर बाहर स्नोफॉल देखते हुए देखते हैं। और स्नोफॉल देखकर तो योडल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह कहती है, हिज हॉलीनेस का बर्थडे बैंक्वेट जल्दी ही आ रहा है। जनवरी महीने का पहला दिन होली स्टेट के सभी लोगों के लिए ग्रैंडेस्ट सेलिब्रेशन होता है। पवित्र साम्राज्य के पोप यूलिसेस और नए साल का सम्मान करते हुए बीतता है। मैं हिज हॉलीनेस के जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय वह मुझे जिस तरह से घूरते रहते हैं, इससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें परेशान करने के लिए कुछ भी किया है। रुको, अगर उन्हें पता लग गया मैं एक औरत हूँ, तब तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें ये पता चलता तो वह ऐसे शांत नहीं बैठते। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे से कोई कहता है, आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं? ये सुनकर योडल डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। और हम देखते हैं ये तो यूलिसेस होता है जिसने योडल को पीछे से पकड़ा होता है। तो योडल कहती है, आप यहाँ कब आए? मुझे तो नहीं पता चला कि आप आ रहे हैं।" तब यूलिसेस उसे छोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, आप चौंके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसा कि आपने कुछ गलत किया हो। और बेचारी हमारी योडल तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब योडल बड़बड़ाती हुई कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है और फिर अचानक से तुम मुझसे बात करने लगे। तब यूलिसेस कहता है, मैं तो पहले की ही तरह हूँ, तुम ही बदल गए हो। क्या तुमने ऐसी कोई चीज़ किया है जो तुम्हें दोषी महसूस करा रहा है? तब योडल पसीना पसीना होते हुए कहती है, मैं। फिर कहती है, योर हॉलीनेस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब यूलिसेस कहता है, बोलो। योडल कहती है, लोग मेरे पीछे फिर से आने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हंटिंग कंपटीशन में उन्होंने किया था, है ना? तब यूलिसेस कहता है, हाँ, तुम्हारा गैस शायद सही है। योडल कहती है, दरअसल इस बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ओवरहिल्डे हाउस ने सबूत क्यों छोड़े जो बताते हैं कि वह इसके पीछे थे, घुसपैठियों के जरिए। भले ही ओवरहिल्डे हाउस प्रसिद्ध हो, लेकिन पोप यूलिसेस की तुलना में वह अभी भी सिर्फ कुलीन लोग ही हैं, जबकि ये सभी जानते हैं कि ओवरहिल्डे परिवार ब्रिकार्ड सम्राट के कितना करीब है। इसके बावजूद मेरे माता पिता इतनी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेंगे अपने संबंधों पर भरोसा करके। इसका मतलब वह शायद हमारे बीच में दरार पैदा करने और मुझे तुम्हारे बारे में बुरा सोचने के बारे में मजबूर कर रहे थे।
लेकिन हिज हॉलीनेस मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपने माता पिता के संपर्क में नहीं था। तब यूलिसेस योडल से कहता है, फादर योडल, क्या मैं आपको स्टूपिड नजर आता हूँ? मैं पूरी तरीके से जानता हूँ कि यह आप नहीं थे। यह सुनकर योडल अपना सिर हाँ में नीचे हिला देती है और मनी मन होती है, हो सकता है उस दिन मेरे भेष के उजागर होने के पीछे हाउस ऑफ योबोहिल्डे का ही हाथ हो। मैं मर्दों की तरह कपड़े इसलिए नहीं पहनती कि मैं ऐसा चाहती हूँ या फिर मुझे योबोहिल्डे परिवार ने आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने इस वक्त ऐसा किया है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मेरा रहस्य उजागर करने के लिए यह जाल बिछाया। यह सोचते हुए योडल थोड़ा डरते हुए कहती है, योर हॉलीनेस, अगर मैंने कोई गंभीर अपराध किया तो। यह सुनकर तो यूलियस उसको पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता था तुमने कुछ किया है, अब जल्दी बताओ तुमने क्या किया है। यह सुनकर तो योडल डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये बता रही थी, क्या अगर कुछ ऐसा हो तो क्या होगा कि अगर आप काल्पनिक तौर से मान लें कि मैं आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट करूं या फिर धोखा दूं, तब क्या आप तब भी मुझ पर अभी की ही तरह विश्वास करेंगे? और फिर पसीना पसीना होते हुए बोलती है, क्या आप मुझे सिर्फ एक बार सुनना चाहेंगे? और शायद नहीं। तब यूलियस अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर तो योडल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहती है, सच में? आप सच कह रहे हैं? और मन ही मन कहती है, अरे वाह, कुछ ना होने से तो यही बेहतर है कि अगर उसे पता चल गया कि मैं औरत हूँ, कम से कम वो मुझे बहाना बनाने देने का मौका तो देगा। इतना सोचने के बाद वो कहती है, और हाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर वो यूलियस से कहती है, योर हॉलीनेस, क्या आप कुछ समय के लिए अपने कान को मेरे पास लाएंगे? और फिर वह उसकी तरफ झुक जाता है और फिर हम ग्रेट मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं। और फिर योडल सोचती है कि कैसे यूलियस ने उससे कहा था कि तुम अब एक ग्रैंड प्रीस्ट हो, इसलिए तुम्हें नेक्स्ट ग्रैंड मीटिंग में प्रेजेंट होना होगा और उसे अटेंड करना होगा। और वो मीटिंग में बैठी होती है और मन ही मन कहती है, मैं यहाँ आई क्योंकि हिज हॉलीनेस ने मुझसे ऐसा कहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। जहाँ पर उसको देखकर सब लोग खुसुर-फुसुर करने लगते हैं और कोई कहता है, क्या ये फादर योडेल योबोहिल्डे है? ये तो वही है ना जो बिगाड़ साम्राज्य से है और फादर गेरम के रिलेटिव है। यह सुनकर योडेल थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर एक प्रीस्ट बोलता है कि मीटिंग का नेक्स्ट एजेंडा फादर गेरम की निजी संपत्ति का प्रत्यावर्तन है। यह सुनकर योडेल थोड़ा सा उस पृष्ठ की ओर परेशान होकर देखती है। गहरम की निजी संपत्ति होली स्टेट को दे दी गई थी, लेकिन यह इतने अलग अलग राज्यों में बिखरी हुई है कि इसका प्रबंधन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको बेचना असंभव था क्योंकि यह अलग अलग देशों में वितरित था और इसका व्यवहारिक यूज़ भी करना काफ़ी मुश्किल है। तभी यूलियस कहता है कि यहाँ अकेडमी निर्माण का एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। और ये बात सुनकर सब लोग आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं और कहते हैं, अकेडमी निर्माण, ऐसा आइडिया किसने प्रपोज किया? तब यूलियस उसकी तरफ देखता है और योडल चौंक जाती है। और फिर यूलियस सोचता है कि जब योडल ने उसे अपना कान लाने के लिए कहा था और उसके कान में कुछ बताया था, तब यूलियस योडल से कहता है, क्या आप फादर गैरम की ज़मीन पर अकेडमीज बनाने का सुझाव दे रहे हैं? तब योडल कहती है, हाँ, क्योंकि ये अलग अलग देशों में बिखरी हुई है, इसलिए यह कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है और इसे ऐसे ही किसी को दे देना होली स्टेट के लिए नुकसानदेह है। होली स्टेट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें विभिन्न स्थानों में प्रतिभा की खोज करनी चाहिए। अगर अकेडमियां बनाई जाएं तो वह अधिक लोगों को और सूचनाओं को आकर्षित करेंगी और इस प्रक्रिया के दौरान हम शायद वह चीज़ ढूंढने में कामयाब हो जाएं जो मीडिया ने खो दी थी। उसके बाद सुनकर यूलियस कहता है, यह तो बाहरी देश का मामला है, भले ही मीडिया ने अपने व्यापारिक रास्तों को बंद कर दिया हो, फिर भी हमें उन्हें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? तब योडल कहती है, अगर हमें वह मिल जाए जो वे खोज रहे हैं, तब जब वह व्यापार शुरू करेंगे, तब इससे हमें बातचीत में बढ़त मिलेगी और हमें अपने जोड़ी के मामले वाली बात को ख़त्म करने के लिए मीडिया से बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ी बनाने का जादू मीडिया से शुरू हुआ, तो मुझे यकीन है कि वे उसे उठाना भी जानते होंगे। तब यूलियस कहता है, तो फिर ठीक है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे योडल कहती है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वह इस बारे में अगली बड़ी मीटिंग में बात करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इंसान मुझे ही बात करने पे मजबूर कर देगा। वह दुष्ट आदमी, देखो तो कैसे चुपचाप मुस्कुरा रहा है और मुझे बोलने के लिए कह रहा है। तब एक प्रीस्ट बोलती है, लेकिन फादर योडल, हर राज्य की अपनी एक अकादमी है, तो हमें एक अकादमी बनाने की क्या ज़रूरत है? तब योडल कहती है, मैं जिस अकादमी की बात कर रहा हूँ वो कोई नॉर्मल अकादमी या स्कूल नहीं होगा। हम उस जगह पर न सिर्फ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे बल्कि लोगों को उपचार भी प्रदान करेंगे। तब वो प्रीस्ट बोलती है, लेकिन होली स्टेट में पहले से ही प्रीस्ट्स की काफ़ी ज़्यादा संख्या है,
तो हमें इसे दूसरे देशों में से ज़्यादा प्रशिक्षण देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तब योडल कहती है, लेकिन होली स्टेट में हर किसी व्यक्ति के पास होली पावर नहीं है और हमारी आबादी का 20% हिस्सा ही होली पावर रखता है और बाकी सभी के सभी नॉर्मल लोग हैं और हर साल पुजारी कम से कम खोजे जा रहे हैं। तब वो पृष्ठ बोलती है, यह बात सच हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरी मुद्दा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पुजारी है और आप ये भी जानते होंगे कि जैसे जैसे पुजारी अपनी पवित्र शक्ति को निखारते जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। इसलिए हमें तुरंत अभी भी कोई भी प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। तब योडल भी कहती है, अभी के लिए हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए और होली स्टेट के पावर को बनाए रखने के लिए संभव प्रयास करने चाहिए। तब वो पृष्ठ बोलती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हमारे पुजारी कहीं भाग जाएंगे, भला भव्य मंदिर की महिमा को त्याग कर कौन कहाँ जाएगा। तब उसकी बात सुनकर योडल महिमन कहती है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल नॉवल, ब्रिकल्ट एम्पायर ने एक अकेडमी बनाई और सभी जादूगर को वहां लाना शुरू किया। मीडिया के बंद होने के बाद उन्होंने अकेडमी बनाई थी। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जल्द ही पुजारियों की तलाश कर दी जो उनके पास नहीं थे। भोजन के राशन का इस्तेमाल करके वे उन बच्चों को अपने पास लाते थे जिनके पास पवित्र शक्ति होती थी और फिर वो उन्हें ट्रेन करते और प्रीस्ट बनाते थे। और फिर उन्होंने पूरे राज्य में सभी पुजारियों को फैला दिया और उनके सभी लोगों के स्वास्थ्य को सेवा करने के बदले में वेतन दिया जो कभी होली स्टेट किया करता था। इससे ब्रिकार्ड साम्राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे महाद्वीप में फैल गई। वहीं होली किंगडम की प्रतिष्ठा में गिरावट हुई। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ। फिर वह कहती है, जैसा कि आपने कहा, महान मंदिर एक सर्वोत्तम स्थान है, इसलिए यह संभव नहीं है कि पुजारी इस सर्वोत्तम स्थान को छोड़ दें। हालांकि हमारे पास फादर गैरम द्वारा छोड़ी गई जमीन है, जबकि वह जमीन महाद्वीप के कई देशों में बिखरी हुई है। तब योडल की बात सुनकर एक पृष्ठ बोलता है, लेकिन फादर योडल, क्या आपको लगता है कि कोई देश किसी दूसरे देश के अकेडमी को अपने देश में बनाने की अनुमति देगा? उस पृष्ठ की बात सुनकर योडल कहती है कि महाद्वीप में इलिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कई देश अपने देश की नींव को बनाए रखने के लिए और मजबूत करने के लिए शिक्षा का महत्व समझते हैं, लेकिन वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा सकते। पैलेडियम के पवित्र राज्य का सिद्धांत दया और दान है। हमें दया और करुणा का भाव दिखाना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो प्रकाश के किनारे पर हैं। और ये बात सुनकर यूलिसेस के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और योडल की ये सारी बातें सुनकर सभी प्रीस्ट कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं, तो फिर आपके विचार से हमें पहली अकेडमी कहाँ बनाना जाना चाहिए? इसे लेवरिज देश के आसपास राज्यों के महाद्वीपों के पहाड़ों की भूमि के पास बनाया जाना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में ब्रिकाल्ट एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्यूक योवोहिल्डे बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कैसे होली स्टेट एकेडमी प्रिपेयर कर रहा है पहले। आखिर किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की, मुझे बताओ। तब एक आदमी ड्यूक योवोहिल्डे से कहता है, मैंने सुना है कि आपका बेटा भी उस कंस्ट्रक्शन मीटिंग में शामिल था कि एकेडमी कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाए। ड्यूक योवोहिल्डे, क्या आप इसमें शामिल नहीं थे? तब ड्यूक योवोहिल्डे कहता है, क्या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? और मनी मन कहता है, अरे यार, जब मुझे मौका मिला था तब मुझे योडल से निपट लेना चाहिए था। होली स्टेट में मेरे द्वारा नियुक्त जासूस के अनुसार उन सभी का एकेडमी बनाने का जो कार्य है वो मुख्य उद्देश्य दान करना नहीं है। ऊपरी तौर पर वो नई प्रतिभाओं की तलाश का दावा करते हैं, लेकिन यह ब्रिकाल्ट एम्पायर के जो कार्य हैं उनसे कुछ अलग नहीं है। लेकिन पवित्र राज्य को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पवित्र राज्य का वैभव तो अभी भी संयुक्त राज्य के वैभव से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो मेरा सबसे अच्छा अनुमान यही कहता है कि उनका मकसद दान से भी कहीं आगे का है। और फिर वो अपने नाखून को चबाते हुए कहता है, अगर होली स्टेट को ये पता लग गया कि मीडिया ने अपने व्यापारिक रास्ते क्यों बंद कर दिए थे, तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक बार अकेडमी बन गई तो उनके पास सूचनाओं की बाढ़ आ जाएगी और उन्हें सच का पता लगाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और मुझे हर कीमत पर ऐसा होने से रोकना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कह रही थी, क्या लेवरेज राज्य, क्या वह जगह बहुत ज़्यादा बंजर नहीं है? अगर हम वहाँ अच्छे काम के लिए भी एकेडमी बना रहे हैं तो मुझे डाउट है कि कोई वहाँ आएगा भी। इसके अलावा लेवरेज राज्य अभी वर्तमान में सिंहासन के वारिस के लिए सबसे ज़्यादा उथल पुथल में है। तब योडल कहती है, लेकिन इस समय भी वहाँ साइलो के मानने वालों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। लेवरिज साम्राज्य ब्रिकाल्ट साम्राज्य का सहयोगी था, लेकिन उनके बीच का पदानुक्रम बिल्कुल स्पष्ट था। इसीलिए हमें ब्रिकाल्ट साम्राज्य से लेवरिज साम्राज्य को छीनना होगा, जबकि वहाँ अभी भी अराजकता फैली हुई है। इससे ब्रिकाल्ट साम्राज्य को और अधिक मजबूत होने से रोका जा सकेगा। मौजूदा एकेडमियाँ काफ़ी ज़्यादा फीस लेती हैं और उनमें प्रवेश लेने के लिए नोबल लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात सुनकर वो पृष्ठ कहती है, ये बात तो सच है।
हालांकि पवित्र राज की अकेडमियाँ लोगों की मदद करने के लिए होगी, क्योंकि पुजारियों का मूल मूल्य लोगों की मदद करना है। महाद्वीप के महान और प्रसिद्ध पुजारी केरलाई भी झुग्गी झोपड़ी से आए थे, और ये एक फेमस स्टोरी है जिसे हम प्रशिक्षण के दौरान अवश्य सुनते हैं और हमें हमेशा सुनाई जाती है। यह एकेडमी उस भावना को आगे बढ़ाएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? और फिर नेक्स्ट सीन में हम योडल को बहुत थका हुआ देखते हैं और वो कहती है, हाँ, हमें सिर्फ बड़ी मीटिंग्स के लिए ही नहीं, नियमित मीटिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उस बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के बाद हर नियमित मीटिंग में मैं जा रहा हूँ। वैसे योर हॉलीनेस, क्या फादर गैरम ने कोई लैंड मीडिया में खरीदा था? उसके बाद सुन के यूलियस कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। तो यूलियस कहती है, तो फिर आप कभी मीडिया गए हैं? तब यूलियस अपनी मुंडी हिलाते हुए कहता है, हाँ, मीडिया में कई सारी विविध प्रजातियां रहती हैं, उसे इसलिए लाइफ का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। तो इसीलिए हिस्टेरॉन और लेओस की आंखों का रंग अनोखा है, और मीडिया में कई सारे लोगों के आंखों का रंग अनोखा होता है, लेकिन यह सबसे शुद्ध रंग माना जाता है, और यह कुलीनता की विशेषता है। और मैं देख सकता हूँ कि यह निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर यूलियस गुस्सा हो जाता है। तब यह डरते हुए कहती है कि मुझे मुझे लगता है कि आपकी आंखों का रंग भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर वह उसे देखकर मन ही मन कहती है कि वह मुख्य रूप से तब अप्रसन्न हो जाते हैं जब मैं किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करती हूँ। तभी यूलियस कहता है कि होली स्टेट और मीडिया के बीच संबंध इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन व्यापार बंद होने के बाद हम दोनों के बीच बातचीत काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गई। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहती है, तो अभी भी कुछ संचार है ना? तब यूलियस कहता है, हाँ, आपके रक्षकों को मुझे मीडिया के मुखिया द्वारा सौंपा गया है। योडल कहती है, तो क्या आपको इसके बदले में कुछ मिला? तब यूलियस कहता है, हाँ, मैंने किया। तब योडल उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वह मुझे बताए कि वह क्या है। यदि मीडिया सचमुच किसी इंसान की तलाश में है, तो उसे अपनी बाहरी सीमाएं बंद करने के बजाय कहीं बाहर नहीं देखना चाहिए। दरवाज़ा और ढक्कन का उद्देश्य है अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। तब योडल बहुत ज़्यादा खुश होती हुई कहती है, तो क्या मीडिया के प्रमुखों में भी और भी कई अधिक विशेषताएं हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तब यूलियस कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मीडिया तो काफ़ी शुद्ध ऊर्जा से भरपूर है, जो उसके नागरिकों के लिए काफ़ी अच्छा है। वर्तमान में दो लोग नेतृत्व के पद को साझा कर रहे हैं। उनका बेटा उत्तराधिकारी है, और मुझे लगता है उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। फिर उसकी बात सुनकर योडल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर उन्होंने जब आपको लेओस और हिस्ट्रॉन सौंपा है, तो फिर हमें उनके और करीब होना चाहिए। तब यूलियस कहता है, नहीं, मैं उनसे सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मीटिंग में ही मिला हूँ, प्राइवेट तौर पर नहीं मिला, और भविष्य में उनसे कोई भी रिश्ता बनाने का मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई भी इरादा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हिस्ट्रॉन कहता है, तो क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं कि हिज हॉलीनेस को मीडिया के हेड्स क्यों पसंद नहीं है? उसकी बात सुनकर योडल कहती है, हाँ, हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। तभी स्टोन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, और इतना कहकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। वो कहती है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, वो इतना बोली थी कि तभी उसके मुंह में ब्रेड ठूस देता है। योडल उस ब्रेड को खाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तब हिस्ट्रॉन हंसते हुए बताता है ना, इसको लेओस ने बनाया है। और वहीं लेओस हिस्ट्रॉन से कहता है, हे हिस्ट्रॉन, फादर योडल को अपने गंदे हाथों से मत छुओ। योडल तो बहुत ज़्यादा खुश थी उस ब्रेड को खाकर, और कहती है, ले, तुम तो एक फैंटास्टिक बेकर हो। और लेओस थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि आपसे तारीफ पाना मेरे लिए सम्मान की बात है, और उसकी बात सुनकर हिस्ट्रॉन कहता है, तो मैं गंदा हूँ और योडल से तारीफ पाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। और इतना कहने के बाद वह लेट जाता है और कहता है, खैर, यह कारण नहीं है। हिज हॉलीनेस मीडिया के हेड से हेट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका कारण डिप्लोमेटिक इश्यूज है। दरअसल मीडिया और हॉली स्टेट के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। रियल प्रॉब्लम तो ये है कि उन दोनों के ही व्यक्तित्व आपस में टकराते रहते हैं, और ये एक्सट्रीमली सिचुएशन बन जाती है मीटिंग्स के दौरान, और मीटिंग्स कई लंबा समय तक खिंच जाती हैं, और ये कई लंबी होती हैं। और नेगोशिएशन के दौरान वो लोग अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ मीटिंग के बाद पोप यूलियस को मीडिया के हेड्स अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए परस्यू करते रहते हैं, और मीडिया के हेड्स को देखकर ऐसा लगता है कि उनके नसों में खून नहीं बल्कि अल्कोहल दौड़ती है। ओ गुडनेस! और वो इतने ज़्यादा जिद्दी हैं कि वह हिज हॉलीनेस पर तब तक दबाव डालते रहे जब तक कि वह मान नहीं गए, और जब वह मान गए तब वह सारी रात ड्रिंक करते रहे, और इस कारण से हिज हॉलीनेस को उनसे घृणा हो गई। तभी लियाओस कहता है, दरअसल हिज हॉलीनेस को शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कूटनीति के लिए उन्हें शराब पीने पड़ा। तब योडल कहती है, तो मैं समझ गया, वह ड्रिंक नहीं कर सकता, यह उसकी अजीब मानवीयता है। तो फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो फिर तुम हमसे जानना चाहते हो कि हम यहाँ मीडिया से क्यों आए हैं, है ना? तब हिस्टेरॉन कहता है, दरअसल यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है जिसे हमें खोजना होगा। फिर हिस्टेरॉन योडल के बाल से पत्ती निकालते हुए कहता है, दरअसल जब भी मैं तुम्हारे गुलाबी बालों को देखता हूँ, तब मुझे किसी की याद आ जाती है।
तब योडल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुमने किसी और के भी मेरे जैसे गुलाबी बाल देखे? तब हिस्ट्रॉन कहता है, हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है और उनको वो बाल बिल्कुल भी सूट नहीं करते, जितना कि तुम्हें सूट करते हैं डेल। तब उसकी बात सुनकर योडल मन ही मन सोचने लगती है कि कोई व्यक्ति जो मस्कुलर है और उसके पिंक हेयर हैं, मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पिंक हेयर हों अपने अलावा। फिर वो कहती है, हाँ, ह्यू, ले, मैं तुम लोगों से एक फेवर मांगना चाहता हूँ। फिर वह दोनों को एक पेपर बने हुए मिनरल की फोटो दिखाती है और कहती है, क्या तुम लोग मेरे लिए इस तरह का मिनरल ला सकते हो जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता हो? तब वो दोनों उस मिनरल के फोटो को देखते हैं और हिस्ट्रॉन कहता है, हाँ, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों कहते हैं, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? ये सुनकर यॉडल मुस्कुरा देती है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।